हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। अब तक हम NCERT 2009 के अंतर्गत चैप्टर 1, चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में बात की गई है रीडिजाइंड स्कीम्स ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम की। तो आप बच्चों फ्लो चार्ट में देखिए कि शिक्षक शिक्षा योजना का जो पुनर्गठित पाठ्यक्रम है उसमें 4 पॉइंट्स में बांट कर पढ़ाने की बात की गई है, जिसमें नंबर 1 पे देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED या DED, दूसरा इसमें BEd, तीसरा इसमें इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और चौथा है इसमें इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। तो जो ये चैप्टर 3 है बच्चों, इसमें जो है वो DED के लिए कितनी ड्यूरेशन होगी, DLED करने की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, उसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता होगी, BEd करने की ड्यूरेशन क्या होगी और BEd करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी, और जो आपकी इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन क्या होगी और उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी। इन सारे पॉइंट्स पर इस चैप्टर में विस्तार से बात कही गई है। तो हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात DLED के बारे में। बच्चों पहले जब NCERT 2009 बना तो उसमें DED के लिए 2 वर्ष की अवधि ड्यूरेशन 2 वर्ष रखा गया और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई वो 12th रखी गई, इंटरमीडिएट रखी गई। लेकिन बाद में अब DLED के लिए जो है शैक्षिक योग्यता जो है वो आपकी बैचलर डिग्री कर दी गई है और DLED जो है वो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। आप लोग DLED कर रहे हैं और इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आपका जो DLED कोर्स है वो 2 साल का है और उसको 4 सेमेस्टर में बांटकर पढ़ाया जाता है और इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अब इसमें दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए दूसरा पॉइंट बैचलर इन एजुकेशन अर्थात BEd की। इसमें बताया कि BEd जो है बैचलर इन एजुकेशन जो शिक्षा स्नातक है उसकी जो अवधि है स्टार्टिंग में 1 साल की रखी गई थी, लेकिन बाद में अब जो BEd है वो 2 साल की कर दी गई है और BEd करने के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो बैचलर डिग्री को रखा गया है अर्थात स्नातक होना चाहिए BEd करने के लिए। तीसरी पॉइंट को देखिए फ्लो चार्ट में इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर्स प्रोग्राम जो हैं उनके अंतर्गत 4 साल की BEd की संकल्पना की गई है कि इसमें जो BEd होगा वो 4 साल का होगा, जिसमें हम 3 साल तक ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 1 साल तक जो है हम BEd से रिलेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को करेंगे। तो जो बच्चों ये जो है NCERT के जो रीजनल सेंटर्स होते हैं उनमें बहुत पहले से 4 साल की जो है BEd चली आ रही है, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है NCERT के रीजनल सेंटर्स में। और उसके रीजनल सेंटर्स आप जानते हैं अजमेर में हैं, मैसूर में हैं, भोपाल में हैं। तो इन रीजनल सेंटर्स पर 4 साल की BEd इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग चलती है, जिसमें हम 3 साल तक जो है वो पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का पढ़ते हैं और बाद में जो हमारा 1 साल होता है उसमें हम टीचिंग स्किल्स के बारे में सीखते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं इसके अंदर टीचर बनने के लिए। और बच्चों अब जो आने वाला समय है आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि जो अब BEd है वो 4 साल की हो जाएगी आने वाले टाइम में और वो 12th के बाद हुआ करेगी अर्थात 12th के बाद सीधे हमें BEd में प्रवेश मिल जाएगा जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं और 3 साल तक वो स्नातक स्तर की पढ़ाई करेंगे और 1 साल उनका जो है टीचर ट्रेनिंग का पार्ट होगा अर्थात BEd का हिस्सा होगा। तो इस तरह से हमारी 4 वर्षीय समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में इसमें बात कही गई है। चौथा इसमें पॉइंट है फ्लो चार्ट में देखिए से भारत शिक्षक प्रशिक्षण इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। जो हमारे कार्यरत शिक्षक हैं, जो सर्विस में टीचर हैं, उनके लिए भी इसमें ट्रेनिंग की अनुशंसा की गई है कि उनके लिए भी समय समय पर ट्रेनिंग लगाई जाए और इस ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो टीचर्स में उनकी जो प्रोफेशनल स्किल हैं उनका डेवलपमेंट करना होगा, साथ ही उन्हें नई नई जो शैक्षिक जानकारियां हैं उनसे अपडेट करना होगा। तो ये 4 पॉइंट्स में हम NCERT 2009 के तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं, जिसमें हमने अभी यही पढ़ा था कि जो विभिन्न शैक्षिक उपाधियां हैं DLED है, BEd है, समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, उनके लिए
क्या समय अवधि हो और क्या शैक्षिक योग्यता हो, इनके ऊपर इस अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। बेटा NCERT 2009 के चैप्टर 3 के बाद अब हम पढ़ेंगे NCERT 2009 का चैप्टर 4, और इस चैप्टर का नाम है इवेल्युएटिंग द डेवलपिंग टीचर, विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन। और विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज इवेल्युएशन, मूल्यांकन होता क्या है। बेटा मूल्यांकन जो होता है एक ट्रिपोलर प्रोसेस होता है जिसके 3 ध्रुव होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला जो इसका ध्रुव है वो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्य। बेटा मूल्यांकन जो होता है वो सदैव उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। टीचर जब अपनी क्लास में जाता है तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो पाठ्य योजना का निर्माण करता है। अब अपने उन पाठ्य योजनाओं के स्टेप्स के आधार पर अपनी क्लास में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर बच्चों को पढ़ाता है, लर्निंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, और इस तरह से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, चेंज इन बिहेवियर आता है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। और इसी चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। तो बेटा इवैल्यूएशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि छात्र ने कितना सीखा है और छात्रों का लर्निंग लेवल क्या है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन इवैल्यूएशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द समेटिव इवैल्यूएशन, सारांशात्मक मूल्यांकन, एंड सेकंड वन इज द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अर्थात रूपदेह मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो है वो 2 तरह का होता है, समेटिव इवैल्यूएशन और दूसरा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन क्या है। जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो पाठ्यक्रम समाप्त होने पर किया जाता है, अर्थात जब हमारा सत्र समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो हमारे एक्सटर्नल एग्जाम कराए जाते हैं वो हमारे समेटिव इवैल्यूएशन के पार्ट होते हैं। तो ये जो समेटिव इवैल्यूएशन है ये सीखने के बाद होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विद्यार्थियों की जो अंतिम सफलता है उसका मापन करना होता है। साथ ही जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए थे उनका अचीवमेंट कितना हो गया है यह जानना भी समेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होता है। समेटिव इवैल्यूएशन के आधार पर ही हम छात्रों को ग्रेड प्रदान करते हैं, श्रेणी प्रदान करते हैं और उन्हें डिग्रीज प्रदान करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन के आधार पर बच्चे को नेक्स्ट कक्षा में प्रमोशन दिया जाता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन बेटा इवैल्यूएशन की वो प्रक्रिया होती है जो पाठ्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद किया जाता है। दूसरा इसका प्रकार है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। स्क्रीन पर देखिए आप, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है, अर्थात ये पूरे सत्र के दौरान जो जो एक्टिविटी हम अपनी क्लास में करते हैं वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होती हैं। जो बच्चों फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ये नैदानिक और उपचारात्मक होता है, साथ ही यह बच्चों को सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। आप फ्लो चार्ट में स्क्रीन पर देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में पहला पॉइंट हमने लिया है फीडबैक ओरिएंटेड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, अर्थात जो प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग है उसको मॉनिटर करना है, उसके लिए बच्चों को हमें फीडबैक देना है। दूसरा मेजर द स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल, अर्थात बच्चों का जो अधिगम स्तर है उसको मापन करना। तीसरा एम्फेसिस ऑन डिटरमाइनिंग वीकनेसेस, अर्थात बच्चा जब सीखता है तो सीखते समय उसे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो पाठों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम यदि उन्हें डिक्टेशन बोलें, इमला बोलें तो वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों की उन कमजोरियों को निर्धारित करते हैं और उन कमजोरियों के आधार पर हम बच्चों को रिमीडियल टीचिंग
प्रदान करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उसमें हम बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, उनके लर्निंग लेवल को मेजर करते हैं, उनकी जो कमजोरियां या जो कठिनाई उन्हें पढ़ने में आ रही हैं हम उनके ऊपर बल देते हैं और उनके आधार पर हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। तो जो समेटिव इवैल्यूएशन है और जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इन दोनों में से बच्चों आप बताओ कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट से रिलेट है। बच्चों, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे हम आपके हर उसमें सेमेस्टर में यूनिट टेस्ट कराते हैं, आपको असाइनमेंट्स देते हैं, आपको प्रोजेक्ट देते हैं, तो ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। जैसे अभी भी SCRT से आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क आया है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इंटरनल असेसमेंट, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि जो डेवलपिंग टीचर है उसका इवैल्यूएशन हम किस तरह से करें। तो जो हमारा NCFT 2009 है वो CCE के माध्यम से इवैल्यूएशन की प्रक्रिया पर जोर देता है, अर्थात कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जो हमारे डेवलपिंग टीचर हैं उनके सभी पक्षों का विकास हो सके, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी हो, उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो, उनका इमोशनल, कल्चरल, सभी तरह का डेवलपमेंट हो, इसके लिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। तो हमें मूल्यांकन करते समय अर्थात शिक्षक को ये ध्यान रखना है कि वह विभिन्न स्तर के छात्रों के लिए अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे, ताकि प्रत्येक स्तर का जो छात्र है वो क्लास में एक्टिव हो सके। यही नहीं कि हम जब प्रश्न पूछते हैं, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो केवल हार्ड प्रश्न ही पूछेंगे तो उन्हें केवल प्रतिभाशाली बच्चे ही जवाब देंगे उसका। तो हम जब बच्चों से प्रश्न पूछें, बच्चों का इवैल्यूएशन करें, तो विभिन्न स्तर के छात्र होते हैं, अर्थात अबव एवरेज भी छात्र होते हैं, एवरेज भी होते हैं और बिलो एवरेज भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमें हर स्तर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाने हैं, ताकि प्रत्येक स्तर का बच्चा हमारी क्लास में सहभागिता बनाए रखे, हमारी क्लास में वो बच्चा एक्टिव बन सके। साथ ही हम अधिगम को बढ़ाने के लिए परिचर्चा करें, ग्रुप डिस्कशन कराएं, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें, बच्चों के नए विचारों को बच्चों को नया करने का अवसर दें, विद्यार्थियों की बातों को हम ध्यान से सुनें और उनकी जो कोशिश हैं, जो वो काम कर रहे हैं, लर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं, उन कोशिशों की हम सराहना भी करें। क्योंकि यदि हम बच्चे कुछ अच्छा करते हैं और यदि हम उन्हें मोटिवेट ना करेंगे तो वो हमारी जो लर्निंग एक्टिविटी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हैं, उनमें यही बताया उन्होंने, जैसे थॉर्नडाइक ने भी, स्किनर ने भी, तो इन्होंने यही बताया है कि हमें अपनी लर्निंग को बूस्ट करने के लिए रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन देना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बच्चों की कोशिशों की सराहना भी करें, उन्हें हम मोटिवेट करें, उन्हें हम फीडबैक दें, उन्हें हम रीइंफोर्समेंट दें, जिससे कि उनकी लर्निंग एक्टिविटी जो है वो आगे बढ़ती रहे और उनके बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज हो सके। NCFT 2009 यह भी कहता है कि हम जो इवैल्यूएशन करें अपने डेवलपिंग टीचर्स का, उसमें फीडबैक और रचनात्मक प्रवृत्तियों का ध्यान रखें। फीडबैक देते समय कि शिक्षक बच्चों को अधिगम के तरीकों में सुधार लाने के लिए सुझाव दे, बच्चों के गुणात्मक और जो उनके ऋणात्मक कार्य हैं उनका विश्लेषण करे और उनके गुणात्मक और ऋणात्मक दोनों कार्यों का विश्लेषण करने के बाद उन्हें समय पर फीडबैक दे। देखिए बच्चों, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें फीडबैक बिल्कुल सही समय पर देना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं तभी हमें अच्छा फीडबैक दें बच्चों को, गुड, वेरी गुड, शाबाश, सारी चीज़ें हम बोलें। क्योंकि और यदि उसी समय हम ये चीज़ें बोलते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। और यदि बच्चे ने आज अच्छा काम करा है और हम 2 दिन बाद उसे गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सारी चीज़ें बोलेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो हमें जो हम फीडबैक बच्चों को दे रहे हैं, जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, जो मोटिवेशन दे रहे हैं, वो हम उसे उसी समय पर दें जब उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा NCFT 2009 ये भी कहता है कि हमें उपचारात्मक और सुधारात्मक उपायों को अपनाना चाहिए और साथ ही जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो छात्र कमज़ोर हैं, उनके लिए हमें
जो अतिरिक्त कक्षाएं हैं उनका भी प्रबंध करना चाहिए। एक्स्ट्रा क्लासेज हैं जो उनको भी लगाएं, जिससे कि जो हम असेस करना चाहते हैं इवैल्यूएशन में वो हम सब प्राप्त कर सकें। तो जो ये दस्तावेज है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है। यह हर बच्चे के मूल्यांकन शिक्षा पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर कागज कलम के 3 घंटे की एक महापरीक्षा तक सीमित न रखकर शिक्षा प्राप्ति की समूची अवधि को शामिल करने की बात करता है। अतः सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का अर्थात कॉग्निटिव एस्पेक्ट का, उनके भावात्मक पक्ष का अर्थात उनके इमोशनल एस्पेक्ट का, और उनके गत्यात्मक पक्ष अर्थात उनके साइकोमोटर एस्पेक्ट, इन सभी को समान रूप से आंकता है। तो जो हमारे डेवलपिंग टीचर हैं उनको हम इस तरह से इवेलुएट करेंगे कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सके, उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो सके और उनका साइकोमोटर डेवलपमेंट भी हो सके। तो NCERT 2009 में CCE अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेलुएशन को अपनाने पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं NCERT 2009 के चैप्टर 5 की, और चैप्टर 5 में इन सर्विस एजुकेशन और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। बच्चों, इस अध्याय में सेवारत शिक्षक जो हैं, जो टीचर बन चुके हैं, जो इन सर्विस टीचर हैं, उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके विकास के लिए विस्तार से विवेचना दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण है उसका उद्देश्य सतत शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता का विकास करना है। उनको नई नई टेक्निक से परिचित कराना है, नई नई टीचिंग मेथड्स से परिचित कराना है, ICT जो आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं उनसे अवगत कराना है, साथ ही नवाचारों और अनुसंधानों का ज्ञान भी इन सर्विस टीचर को प्रदान करना है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों का अर्थात टीचर्स के व्यावसायिक दक्षता के विकास के लिए विभिन्न एजेंसीज जो आप जानते हैं NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERTs हैं जो राज्यों में स्थापित की गई हैं, आपके डाइट हैं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, साथ ही जो आपकी BRC हैं और CRCs हैं। तो इन पर टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो इन सर्विस टीचर हैं उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए विभिन्न ट्रेनिंग आयोजित किए जाते हैं, और इन ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल होते हैं उन्हें NCERT और SCERT और डाइट्स के द्वारा बनाया जाता है, और उन मॉड्यूल्स को ध्यान में रखते हुए इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। बेटा मैं आपको उदाहरण देती हूँ कुछ ट्रेनिंग्स के, जैसे एक निष्ठा की ट्रेनिंग है, अर्थात जो निष्ठा की ट्रेनिंग है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए एक ट्रेनिंग है। बच्चों, आप जानते हैं कि हम RTE 2009 भी हम पहले पढ़ चुके हैं, और RTE 2009 ये बताती है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, लेकिन जब हम वस्तु स्थिति में जाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कितने ही प्राथमिक विद्यालय एकल विद्यालय होते हैं जहाँ पर केवल एक ही टीचर होता है, वही अकेला टीचर पूरे विद्यालय को संभालता है। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्ठा ने अपनी ट्रेनिंग चलाई है, अर्थात इसके अंदर ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया गया है जिसमें हम जो स्कूल का हेड है या जो स्कूल के टीचर है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही गई है। साथ ही बच्चों, अब नई जो दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है इन सर्विस टीचर्स को। साथ ही आप जब डाइट परिसर में थे तो आपने देखा होगा कि रिमीडियल की ट्रेनिंग चल रही थी डाइट में। तो जो ये रिमीडियल की ट्रेनिंग है ये किस बेस पर हुई, मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको। हर वर्ष NAS और असर वगैरह के जो हैं सर्वे होते हैं, जो कि हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें बच्चा कितना सीख पा रहा है उसे असेस करने के लिए वो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। तो अभी एक लर्निंग आउटकम की परीक्षा फरवरी में आयोजित कराई गई थी, और नवंबर में भी आयोजित कराई गई थी। और नवंबर में जो परीक्षा आयोजित कराई गई उसमें फिर स्कूल्स को ग्रेड प्रदान किए गए थे A, B, C, D, E। तो जो
सी, डी और ई ग्रेड में स्कूल आ रहे थे, सबसे पहले उनके लिए रिमीडियल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, अर्थात उन स्कूल के टीचर्स को बुलाया गया और उन्हें रिमीडियल टीचिंग की ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि वो जाकर अपने उन कमज़ोर छात्रों को पढ़ा सकें। और इसके लिए एक मॉड्यूल भी डेवलप हुआ था SCERT की तरफ से, तो उसी मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए टीचर्स ने जाकर रिमीडियल ट्रेनिंग कराई थी। अभी ताज़ा उदाहरण है जो फरवरी की परीक्षा हुई है, जिसमें लर्निंग आउटकम के जो पेपर हुआ है लर्निंग आउटकम का, वो आपने चेक भी करी हैं कॉपियाँ उसकी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनके आधार पर विभिन्न ट्रेनिंग आयोजित कराई जाती हैं, जिससे कि जो इन सर्विस टीचर है उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकें। और भी कई ट्रेनिंग है, जैसे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग हुई थी अभी। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग में यही बताया कि एक क्लास को हमें किस तरह से सुसज्जित करना है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देना है बच्चों के, जिससे कि बच्चों के जो तीनों पक्षों का विकास हो सके, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सके और उसका जो है इमोशनल डेवलपमेंट भी हो सके और उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट भी हो सके। साथ ही हेल्थ हाइजीन की ट्रेनिंग भी दी जाती हैं। साथ ही लेसन प्लान कैसे हम मेक करें उसकी ट्रेनिंग होती हैं। बच्चों के लिए स्काउट एंड गाइड की टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो अपने उसमें स्वयं से भी बच्चे तैयार कर सकें। तो स्काउट गाइड की ट्रेनिंग वगैरह ये सारी ट्रेनिंग है जो टीचर्स को प्रदान की जाती हैं। उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें कि NCERT और SCERT और डाइट्स बनाते हैं। तो इन मॉड्यूल्स के आधार पर उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है और ये ट्रेनिंग डाइट में आयोजित होती है, साथ ही BRC और CRCs में ये ट्रेनिंग आयोजित होती हैं। तो इन सारी ट्रेनिंग जो होती हैं, इन सब का उद्देश्य बेटा इन सर्विस टीचर्स की जो वोकेशनल प्रोफेंसी है, जो उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, ये इसका उद्देश्य होता है। बेटा अब बात करते हैं NCFT 2009 के चैप्टर 6 की, और चैप्टर 6 का हमारा नाम है शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षा की तैयारी। इस चैप्टर में बेटा शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 ने कहा है कि जो शिक्षक शिक्षा के प्रशिक्षक हैं, जो टीचर एजुकेटर्स हैं, उनकी योग्यता क्या होंगी, उनकी अर्हता क्या होंगी, उनके अनुभव और उनके उत्तरदायित्व आदि के बारे में इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। अर्थात डाइट्स में जो लेक्चरर्स हैं, जो टीचर एजुकेटर्स हैं, जो ट्रेनीज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या हो, उनकी अर्हताएँ क्या हो, उनके अनुभव क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, इस चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। जैसे उदाहरण के लिए जिला शिक्षा और जो प्रशिक्षण संस्थान है, अर्थात जो डाइट हैं, वहाँ जो टीचर एजुकेटर हैं उनके लिए PG डिग्री के साथ साथ B.Ed होना अनिवार्य है। और जो यूनिवर्सिटी हैं, साथ ही जो प्रशिक्षण शिक्षा संस्थाएं हैं, उनके टीचर एजुकेटर के लिए अर्थात यूनिवर्सिटीज़ में हमारा PG डिग्री के साथ साथ M.Ed की डिग्री होना ज़रूरी है। तो डाइट्स में हम लेक्चरर बनने के लिए, प्रवक्ता बनने के लिए PG डिग्री प्लस B.Ed, और यूनिवर्सिटी और अन्य जो बड़ी संस्थाएं हैं उनमें टीचर एजुकेटर बनने के लिए PG डिग्री साथ ही M.Ed की डिग्री आवश्यक मानी गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में यह भी कहा गया है कि जो ये टीचर एजुकेटर हैं उनको शिक्षा, दर्शन, शिक्षा के आधार, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और अधिगम के मनोविज्ञान, और जो हमारा समकालीन भारत है उसमें किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षण विधियाँ किस तरह की हों, तकनीक का प्रयोग वो कैसे कर सके, तो इन सब का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। क्योंकि यदि वो सही ढंग से ट्रेनिंग देगा तो जो ट्रेनीज हैं वो भी आगे जाकर प्रभावी शिक्षण कर सकेंगे। तो बेटा इस तरह से आज हमारा NCFT 2009 चैप्टर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं NCFT 2009 के कंक्लूजन के विषय में। NCFT 2009 जो है वो प्रॉमिस करता है टू ट्रांसलेट द विजन इनटू रियलिटी एंड प्रिपेयर ह्यूमनिस्टिक एंड रिफ्लेक्टिव टीचर्स दैट हैज पोटेंशियल टू डेवलप मोर प्रोफेशनल टीचर्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अर्थात एक शिक्षक को पूर्ण मानव की रचना करने के लिए स्वयं को पूर्ण होने की बहुत ही ज़रूरत होती है।
आचार्य चाणक्य का कथन है कि प्रलय और निर्माण तो शिक्षक की गोद में पलते हैं, इसलिए शिक्षक के सभी अर्थात दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चों, मैंने आज आपके लिए इसमें एक नवाचार भी किया है। पूरे NCERT 2009 पर अपनी एक स्वरचित पोयम बनाई है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ मुझे एक किताब दिला दे, मैं भी पढ़ने जाऊँगी। बड़ी होकर माँ मैं एक टीचर बन जाऊँगी। जब टीचर बन जाऊँगी सब बच्चों को साथ बिठाऊँगी। जाति, धर्म, भाषा, जेंडर का भेद भुलाकर सबको मिलजुल कर रहना सिखलाऊँगी। मैं जब कक्षा में जाऊँगी हंसती सूरत ले जाऊँगी। उन्हें खेल खेल में पढ़ना सिखलाऊँगी। सर्वप्रथम पढ़ाई के प्रति छात्रों की मैं सकारात्मक सोच बनाऊँगी। जब मैं पढ़ाऊँगी भय रहित वातावरण बनाऊँगी। छात्र सहभागिता बढ़ाऊँगी, परिचर्चाएँ कराऊँगी। जिन छात्रों को है सीखने में परेशानी उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाऊँगी। मैं छात्रों को कंप्यूटर लैब ले जाऊँगी, उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखलाऊँगी। साइंस लैब भी ले जाऊँगी, बच्चों से एक्सपेरिमेंट कराऊँगी। दीक्षा ऐप से पढ़ाऊँगी और बच्चों को दीक्षा ऐप का प्रयोग भी सिखलाऊँगी। माँ मैं ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के घर भी जाऊँगी। स्कूल में जन सहभागिता बढ़ाऊँगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी बुलाऊँगी। स्कूल के कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी बुलाऊँगी। मैं स्कूल और समाज की इस तरह से बनी दूरी को मिटाऊँगी। मैं कभी न बच्चों को रटने को मजबूर करूँगी। उन्हें प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ग्रुप डिस्कशन के अवसर दूँगी। आर्ट, क्राफ्ट, योग के द्वारा बच्चों की क्रिएटिविटी के अवसर भरपूर दूँगी। मैं केवल शिक्षण कार्य तक सीमित नहीं रहूँगी, पाठ्यचर्या विकास और नवाचार भी करूँगी। साथ ही एक अच्छी परामर्शक भी बनूँगी। मैं अपने वृत्तिक विकास को सर्वोच्च वरीयता दूँगी। शिक्षण वृत्ति की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखूँगी। नियमितता व नियत समय पर कार्यस्थल पर पहुँचूँगी। शिक्षण व्यवसाय को अपना 100% देने का अथक प्रयास करूँगी। धन्यवाद।